छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग जो है मेरे साथ आंसर देने की कोशिश करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज मैंने लिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनजाति मंत्री के नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो भारत के संविधान में आपको बताना है। तो देखो, जो जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र होते हैं ना, तो वहां पर भारतीय संविधान के द्वारा जनजातीय मंत्री के नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 164 में दिया गया है। इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कमार जनजाति की कृषि पद्धति कहलाती है। तो देखो, जो जनजाति है ना, उनमें अपनी अलग कृषि पद्धति होती है, और अधिकतर जनजातियों की जो कृषि पद्धति होती है वो स्थानांतरित कृषि होती है। मतलब वो लोग जो है ना, स्थान बदल बदल कर कृषि करते हैं। हालांकि अब ये जो प्रचलन है ये काफी कम होता जा रहा है, क्योंकि जो जनजातीय लोग थे पहले, वो खानाबदोश टाइप का जीवन व्यतीत करते थे। मतलब कि एक स्थान पर खेती करते थे, जब तक वहां अच्छा उत्पादन हो रहा है उस स्थान पर रहते थे, लेकिन जब उत्पादन में कमी आती तो वो दूसरे स्थान पर चले जाते और वहां पर जो है खेत तैयार करके अपना खेती करना शुरू कर देते थे। तो यही क्या कहलाता है? स्थानांतरित कृषि। लेकिन अब जो है जनजातीय लोग स्थायी रूप से बस करके खेती कर रहे हैं, तो इस तरह का खेती अब संभव नहीं है। लेकिन जो कमार जनजाति की जो कृषि पद्धति थी, जो मतलब पहले वो लोग करते थे, तो उसको कहा जाता है दहिया। क्या कहते हैं? दहिया। कमार जनजाति में कृषि पद्धति दहिया। ये जो पेद्दा है ना, ये अबुझ माड़िया जनजाति में प्रचलित स्थानांतरित कृषि है। तो स्थानांतरित कृषि कमार जनजाति में दहिया, अबुझ माड़िया में पेद्दा है। और ये जो मयारी है ना, ये एक प्रकार का पंचायत होता है, जातीय पंचायत होता है। ये किसमें होता है? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, कोरवा या फिर उर्राव, आप मुझे बताइएगा। तो ध्यान रखेंगे, दहिया कमार जनजाति की कृषि पद्धति, स्थानांतरित कृषि। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा गढ़ रायपुर शाखा के अंतर्गत नहीं था? तो गढ़ माने क्या भाई? देखो, हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो 36 किलो में बटा हुआ था। छत्तीसगढ़ों में शिवनाथ नदी, जो शिवनाथ नदी है, इसके उत्तर में 18 गढ़, शिवनाथ के उत्तर में 18 गढ़ जो कि रतनपुर शाखा के अंतर्गत आते थे, और दक्षिण में 18 गढ़ जो कि रायपुर शाखा में आते थे। तो आपको बताना है कि कौन सा गढ़ रायपुर शाखा के अंतर्गत नहीं था। तो देखिएगा, दुर्ग था, सिमगा था, पाटन था, लेकिन जो चांपा है ये रतनपुर शाखा के अंतर्गत आता था। मतलब कि शिवनाथ के उत्तर में था चांपा गढ़। तो शिवनाथ नदी जो है 36 गढ़ों को विभाजित करती थी, बराबर बराबर 18 भागों में, 18 रतनपुर के पास, 18 रायपुर के पास। तो आप लोग ना, जो 36 गढ़ है, कौन सा गढ़ रायपुर शाखा में है, कौन सा गढ़ रतनपुर शाखा में है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य जीरो पावर कट राज्य बना? जीरो पावर कट क्या होता है? मतलब कि जो बिजली है ना, जो उत्तर प्रदेश वाले हैं वो इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा जो बिजली है वो ठीक ठाक दिया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ना पावर कट काफी होता है। पावर कट ना जो बिजली कंपनियां हैं वो खुद करती है, ताकि सबको समान रूप से बिजली मिल सके। तो दिन में कोई समय निश्चित होता है कि इस टाइम पे पावर कट होगा। तो वैसा चीज जो है हमारे छत्तीसगढ़ में भी होता था, लेकिन वर्ष 2008 से हमारे छत्तीसगढ़ में पावर कट बंद कर दिया गया। मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन काफी होता है, और आप लोगों ने देखा होगा कि जो एकदम पिछड़े हुए गांव हैं वहां पर भी विद्युत सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। और जिन गांवों में बिजली नहीं पहुंची है, तो वो अगर हम देखें तो थोड़ी सी विभाग की लापरवाही, या फिर वो क्षेत्र बहुत ज्यादा दुर्गम है तो वहां नहीं पहुंच पाया है। लेकिन अधिकतर गांवों में हमारे छत्तीसगढ़ के बिजली पहुंच चुकी है। तो 2008 से हमारा छत्तीसगढ़ जो है जीरो पावर कट राज्य बना। मतलब कि अब हमारे छत्तीसगढ़ में सरकार की तरफ से, बिजली कंपनियों की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी पावर कट नहीं किया जाता है। नहीं तो मुझे याद है जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो दिन में एक बार जो है ना 1 घंटा या 2 घंटा के लिए जो है पावर जाती थी। वो लगभग डेली होता था, मतलब हमेशा नहीं होता था, महीने में जैसे कुछ महीने होता था फिर नहीं होता था, ऐसे टाइप से।
तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान राज्यपाल अनुसुईया उइके कि राज्यपाल के रूप में पद स्थापना की तिथि क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन ना पहले पूछा गया है, मतलब अनुसुईया उइके जी के बारे में नहीं, जो पहले के जो राज्यपाल थे या फिर मुख्य न्यायाधीश हो गए, तो उन्होंने कब अपना पद ग्रहण किया, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अनुसुईया उइके जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की पहली महिला राज्यपाल हैं, तो इन्होंने अपना पद कब संभाला, इनकी पद स्थापना कब हुई, 16 जुलाई 2019 को। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने को बोल रहा है, एक तरफ दिया है राज्य, दूसरे तरफ वनों का प्रतिशत। तो हमारे छत्तीसगढ़ में साल वन, सागौन, मिश्रित वन, बांस, ये सब जो है पाया जाता है। जो साल वन है वहां पर केवल साल के जंगल मिलेंगे, मिश्रित वन में उसमें अलग अलग टाइप के वृक्ष जो है मिलेंगे, उसको मिश्रित वन कहा जाता है। तो देखिएगा साल वन का जो है ना हमारे छत्तीसगढ़ में 40%, मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ के जितने क्षेत्र में वन है, लगभग 43-44% क्षेत्र में वन है ना, तो उसका 40% जो है साल वन है। तो ए का हो जाएगा 2। उसके बाद दिया है सागौन जो है 9% क्षेत्र में है, तो सी का हो जाएगा 3। मिश्रित जो है ना ये सबसे ज्यादा है 43%, तो सी का हो जाएगा 1। बांस 6% क्षेत्र में है, ये हो जाएगा आपका 4। बाकी जो बचा ना वो फिर जो दूसरे प्रकार के वन है, जैसे कि बीजा हो गया, साजा हो गया, शीशम हो गया, खैर हो गया, इस तरह के वन है बाकी। तो 2 3 1 4 ये आपका कूट होगा, ये ध्यान में रखिएगा। 2 3 1 4 2 3 1 4। तो कौन से वन कितने प्रतिशत में फैला हुआ है पूछा जाता है अक्सर। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ राज्य में धनकुल जगार में गायन की भाषा क्या है। तो देखो धनकुल जगार ये जो है बस्तर क्षेत्र में ये होता है जगार, धनकुल जगार। तो इसकी भाषा क्या है, किस भाषा में इसको गाया जाता है। भाई बस्तर क्षेत्र में है तो छत्तीसगढ़ी, ये छत्तीसगढ़ नहीं है, छत्तीसगढ़ी होना था। छत्तीसगढ़ी में तो होगा नहीं, हालांकि काफी चीजें होती है बस्तर में भी छत्तीसगढ़ी, लेकिन उतना जो है छत्तीसगढ़ी का प्रचलन बस्तर क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता है। गोंडी ये बस्तर में बोली जाती है, भतरी भी बोली जाती है, हल्बी भी बोली जाती है। तो ये जो धनकुल जगार है ये हल्बी बोली में गाया जाता है, ध्यान रखेंगे, हल्बी बोली में गाया जाता है धनकुल जगार। इसके अलावा जो तीजा जगार होगा, लक्ष्मी जगार होगा, वो सब जो है हल्बी में ही गाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तरी छत्तीसगढ़ में निवास नहीं करती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं कि कौन सी जनजाति उत्तर में नहीं रहती है, दक्षिण में नहीं रहती है, या कौन सा भाषा उत्तर में बोला जाता है, कौन सा खनिज उत्तर में मिलता है, दक्षिण में नहीं मिलता है, किस प्रकार के वन उत्तर में मिलते हैं, इस टाइप से, मतलब कोई भी चीज के बारे में उत्तर दक्षिण मध्य ऐसा पूछता है। तो इस टाइप से आप लोग अपनी तैयारी करिएगा। तो देखिएगा कोल, कोरवा, उसके बाद कोरकू, ये सब जो है उत्तरी छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, लेकिन जो कोया है ये दक्षिणी छत्तीसगढ़ अर्थात बस्तर वाले क्षेत्र में निवास करते हैं कोया जनजाति के लोग। कोया जनजाति के जो लोग हैं ना ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में भी निवास करते हैं। मतलब हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना ऐसे नीचे नीचे इस तरह से, इधर महाराष्ट्र है, इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो ये वाला जो भाग है ना दक्षिण का, ये जो भाग है जहां पर ये पड़ता है, तो यहां पर जो है कोया जनजाति का संकेंद्रण देखने को मिलता है। इसमें उड़ीसा मेरे ख्याल से शामिल नहीं है, ध्यान रखना। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कोया दक्षिण छत्तीसगढ़ में निवास करती है। मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर कौन सा नगर स्थित नहीं है। तो मुंबई हावड़ा रेल मार्ग, हावड़ा जो है ना कलकत्ता के इसी पार पड़ता है, हावड़ा सिटी, कलकत्ता ही आप उसको मान के चलिए। तो देखो मुंबई हावड़ा रेल मार्ग, अगर हम भारत का नक्शा तैयार करें नीचे वाला, तो यहां मान के चलिए आपका बंबई है, यहां पर कहीं हम पकड़ लेते हैं कलकत्ता, ऊपर में ऐसे ऐसे इधर है ना ये अपना बंगाल की खाड़ी, तो यहां कलकत्ता है। तो इस तरह से जो है ना ट्रेन जाता है ऐसे, तो हमारे छत्तीसगढ़ से होकर के ये गुजरता है। तो यहां पर जो है ना नासिक हो गया, नागपुर हो गया, होते हुए ये जो है राजनांदगांव में प्रवेश करती है। तो जो डोंगरगढ़ है, राजनांदगांव है, ये अपने मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर स्थित है। उसके बाद ये आगे बढ़ती है ये रेल मार्ग, फिर भिलाई, दुर्ग भिलाई भी जो है मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर स्थित है। इसके बाद रायपुर भी मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर स्थित है। उसके बाद ये रेल लाइन किस तरफ जाती है, बिलासपुर की तरफ जाती है। बिलासपुर से फिर ये जो है ना रायगढ़ होते हुए अपना उड़ीसा, फिर उसके बाद
अपना जहां जाना है हावड़ा वहां चली जाती है। तो महासमुंद इस मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर स्थित नहीं है। ध्यान रखना, ये जो मुंबई हावड़ा रेल मार्ग है रायपुर से सीधे महासमुंद नहीं जाती है, ये जो है ऊपर बिलासपुर की तरफ जाती है और उसके बाद फिर रायगढ़। तो ऐसे है ये। अगला क्वेश्चन दिया है भोरमदेव मंदिर के विषय में कौन सा कथन है, ये कथल हो गया है, माफी चाहूंगा, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यह मंदिर कबीरधाम जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है भाई, कबीरधाम जिले में है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। 1089 में बना था, 1089 में। तो 1089 ये 11वीं शताब्दी में आएगा। इसका निर्माण नागवंशी शासक गोपाल देव द्वारा करवाया गया था, बिल्कुल सही है, गोपाल देव ने इसको बनवाया था। यह मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है, तो भाई ये गलत है, ये जो है ना नागर शैली में बना है। द्रविड़ शैली ये तो दक्षिण भारत की शैली है ना, ये नागर शैली में बना है भोरमदेव मंदिर। ये जो भोरमदेव मंदिर है ना, इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो कहां पर है? मध्य प्रदेश में है खजुराहो। तो खजुराहो का जो मंदिर है काफी फेमस है। तो जो भोरमदेव मंदिर है कुछ कुछ खजुराहो के मंदिर जैसा दिखता है, इसी कारण इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। तो भाई इसी के साथ आज का ये वीडियो यहां पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।